ओके दोस्तों, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.25, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है 30। जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टेंटेनियस स्पीड। म्यू के का वैल्यू है 0.1 + 4v। देन प्रूफ दैट the ball will initially start sliding down, but after it moves, after some time, it will move with some constant speed v. We have to find the initial acceleration and also find the limiting value of v. ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे? अच्छा, यहां पर ध्यान दो, जो to initially slide down, एक गलती मत करना, जो हमारा mg sin थीटा होगा that must be greater than mu s mg cos थीटा। ये हमारा होना पड़ेगा म्यू एस, न कि म्यू के। म्यू के से हमें कोई मतलब नहीं है। इनिशियली स्लाइड करेगा या नहीं करेगा उस बात पे डिपेंड करेगा हमारा म्यू एस के ऊपर। एक बार स्लाइड करना चालू कर दे फिर हमारा म्यू के एक्टिवेट होगा, बट इनिशियली स्लाइड डाउन करेगा या नहीं करेगा वो तो हमारा केवल और केवल इसी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, साइन थीटा जो है दैट इज हाफ, और म्यू एस कॉस थीटा जो है and this thing is obviously less than half. This is √3/8. √3/8.2 जैसे क्वांटिटी है वो डेफिनेटली हमारा लेस देन हाफ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इट विल स्लाइड एक्सेलरेशन किससे निकलेगा, म्यू एस या म्यू के? म्यू के। ध्यान देना, as soon as it slides, mu k gets activated। बहुत ही मजेदार बात है, ध्यान दो। स्लाइड करेगा या नहीं वो चेक होगा हमारा म्यू एस से, बट एक बार जैसे ही वो प्रूव हो गया है वो स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग चालू होती ही मेरा म्यू के एक्टिवेट होगा और इनिशियली v इक्वल्स टू 0, तो म्यू के का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 0.1। तो इसके ऊपर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा दैट विल बी mg sin 30 म्यू के इनिशियल mg cos 30। तो एक्सीलरेशन का जो इनिशियल वैल्यू होगी दैट विल सिंपली कम आउट टू बी g sin 30, दैट विल बी 5 minus 0.1 into 10 into √3/2, 5 minus √3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे म्यू एस और म्यू के में गलती मत करो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से देखो, एक बार जरूरत पड़ने पे पॉज करो और वापस देखो। नाउ till it slides, only mu k is important। जैसे जैसे v बढ़ेगा नीचे आएगा वैसे वैसे मेरा म्यू के बढ़ेगा। तो v जब मेरा कांस्टेंट हो जाएगा दैट सिंपली इंप्लाइज mg sin 30
will be mu k mg cos 30। ठीक है, ये हमारा होने वाला है। सो सिंपल सी बात है, ये चीज तो हमारा खत्म कर दो, तो म्यू के का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी tan 30, दैट विल बी 1/√3। म्यू के का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली 1/√3। तो व्हाट आई कैन राइट इज 0.1 + 4v फाइनल। तो v फाइनल मेरे पास आ जाएगा -1/40। v फाइनल जो हो जाएगा दैट विल बी 1/4√3 -1/40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यू एस और म्यू के में डिफरेंस के रिगार्डिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड ढंग से। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का दो हिस्सा है, एक यहां से यहां तक जो हमारा जमीन से हाइट h तक जो है वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 2 tan अल्फा, और उसके ऊपर जो पूरा इंक्लाइन प्लेन है उसका हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है tan α/2। तो सवाल यह है यहां पर पॉइंट O से कितना वेलोसिटी u से हम प्रोजेक्ट करें जो कि पार्टिकल जो है वो वापस हमारा ऊपर आके पहुंच जाए। ठीक है, चलो मोशन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहां पर अगर वेलोसिटी u है तो सबसे पहले यहां पर हमारा पार्टिकल पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं, और यहां पर जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी है मान लो v डैश। तो मैं एसेंट जर्नी के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ एसेंट जर्नी के बारे में अगर देखें, ड्यूरिंग ओपी mg sin थीटा भी नीचे लगेगा, म्यू mg cos थीटा भी नीचे लगेगा। तो ड्यूरिंग ओपी जो हमारा रिटार्डेशन होगा दैट विल बी g sin अल्फा प्लस म्यू g cos अल्फा, सो दैट विल बी नथिंग बट 3g इंटू साइन अल्फा। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये अगर h है तो ट्राई टू रियलाइज ये वाला जो हाइट हो जाएगा दैट विल बी h/sin अल्फा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे P पॉइंट पे आने पर जो हमारा वेलोसिटी होगा v डैश, दैट v डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3g sin अल्फा इंटू h/sin अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा जो v डैश स्क्वायर होगा दैट विल बी v स्क्वायर माइनस 6gh। नाउ अब क्या है इसकी बात, यहां पर ये डिस्टेंस जो है यहां से ये फर्दर ऊपर चढ़ेगा बाय अ लेंथ ऑफ l, और ये चढ़ते चढ़ते एट मैक्स पॉइंट Q पर पहुंचेगा। अच्छा, ड्यूरिंग PQ अगर हम ध्यान दें जो हमारा रिटार्डेशन होगा दैट विल बी g sin अल्फा प्लस म्यू डैश g cos अल्फा। म्यू डैश मेरा tan α/2 है, म्यू डैश जो है वो मेरा tan α/2 है, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3g sin α/2। दिस इज गोइंग टू बी माई रिटार्डेशन। और यहां पर हमारा ये टोटल, यहां पर अगर हम देखें तो ये टोटल हमारा Q पॉइंट पर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला लेंथ को अगर मैं L बोलता हूं तो सिंपल सी बात है
0 square will be equals to v dash square minus 2 into 3g sin alpha by 2 into L। तो मेरे पास आ जाएगा 3g sin alpha into L equals to v square minus 6gh। ये हमारे पास लेंथ L आ जाएगा। तो एसेंट वाला मोशन जो है वो हमारे पास हो चुका है। एंड ध्यान देना, ड्यूरिंग डिसेंट क्योंकि यहां का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan अल्फा से कम है, तो QP जो होगा वो होगा हमारा एक्सीलरेशन और PO जो होगा वो होगा हमारा रिटार्डेशन, क्योंकि वहां पे तो हमारा म्यू tan अल्फा से बड़ा है। तो वहां पर हमारा अगर एक्सीलरेशन है P पॉइंट पे, अगर हम देखें तो ड्यूरिंग QP जो हमारा एक्सीलरेशन होगा A, दैट विल बी G sin अल्फा माइनस म्यू डैश G cos अल्फा, that will be G sin alpha by 2। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, तो जब ये वापस नीचे आएगा तो उस टाइम पर इसका जो वेलोसिटी होगा इसको मैं बोलता हूं v डबल डैश स्क्वायर, नीचे आने के दौरान 0 स्क्वायर प्लस 2g sin alpha by 2 into L। So v double dash square is equals to GL sin alpha। v double dash square जो होगा that will be equals to 3GL sin alpha। और उसके बाद जो है मेरा PO में रिटार्डेशन होगा, तो ड्यूरिंग PO जो हमारा रिटार्डेशन होगा दैट विल बी म्यू जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, एंड दैट विल बी सिंपली जी साइन अल्फा। ठीक है, और O पे जस्ट रिटर्न होना है, तो O पे जाके वेलोसिटी उसका वापस 0 हो जाना चाहिए। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v डबल डैश स्क्वायर माइनस 2g साइन अल्फा इंटू h बाई साइन अल्फा। तो व्हाट आई कैन राइट इज v double dash square will be simply equals to 2gh। तो मैं v डबल डैश स्क्वायर जो है वो दो तरीके से निकाल दिया हूं। तो यहां से मेरे पास L और H में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा, दैट इज GL sin alpha will be equals to 2g into h। तो L sin alpha की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2h। एंड अब यहां पर इस रिलेशन में पुट कर दो, जो L sin alpha है इस वाले रिलेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो 3g L sin alpha that is a 2h that will be equals to v square minus 6gh। तो v मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 12gh। सो दिस इज द वेलोसिटी जहां से मुझे कम से कम इसको फेंकना पड़ेगा जिससे कि ये वापस मेरा पॉइंट O पर रिटर्न करे। 3 पार्ट ऑफ मोशन में रिटार्डेशन है, केवल एक ही पार्ट में एक्सीलरेशन है। अगर P पार करके गया है वापस तो आएगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर सफिशिएंट नहीं है जो कि उसको वहां पर वो
रोक सके, राइट। ओके दोस्तों, अब थोड़ा कंस्ट्रेंट रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। मेरे पास यहां पर एक इस तरीके का कुछ भी बोले बॉडी टाइप्स है, उस पर एक पुलिस के सहारे एक दूसरा मास्क लटका हुआ है, स्मॉल m। इन दोनों के बीच में हमारे पास फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। बाकी हर जगह पर हमारा स्मूथ है और कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर मैं m को यहां से रिलीज किया, ये जो हाइट है, दैट हाइट h इज गिवन टू बी 2.5 मीटर। ये वाले का मास स्मॉल m का 10 गुना है। देन वी हैव टू फाइंड the horizontal and the vertical acceleration of m, and we have to also find the time taken by small m to reach the base of it. किस तरीके से करेंगे? अच्छा, स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ऊपर लग रहा है टेंशन T, यहां पर लग रहा है मेरा नॉर्मल n, यहां पर लग रहा है मेरा mg। ये इसके रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है, तो यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा है और वो हमारा है μn। तो यहां पर तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन है। नाउ यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमारा एक्सीलरेशन है a1 और यहां का एक्सीलरेशन है मान लो a2। यहां का एक्सीलरेशन जो है वो है मान लो a2। तो यहां पर मैं इसके रिगार्डिंग क्या क्या इक्वेशंस लिख सकता हूं? अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करूं तो व्हाट आई कैन राइट इज mg माइनस t माइनस μn विल बी m इंटू a1। और अगर मैं हॉराइजेंटल कंसीडर करूं तो n will be equals to small m into a2। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ये वाला ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ड्रॉ कर लो। जो हमारा रिलेवेंट है, इसका तो केवल हॉराइजेंटली हम देखेंगे। हॉराइजेंटल में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, ध्यान देना है। यहां पर ऊपर पे एक टेंशन T लग रहा है। ये ब्लॉक इसके ऊपर पलट के n तो लगाएगा ही लगाएगा, और यहां पर एक टेंशन T लग रहा है, और इसका एक्सीलरेशन भी ये वाले डायरेक्शन पे a2 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज इन दोनों में हमारा कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहां पर इक्वेशन लिख सकते हैं, जो 2t विल माइनस n मस्ट बी इक्वल्स टू 10m इंटू a2। That is the relation that we can write। और लास्ट में एक बार एक कंस्टेंट रिलेशन लिखूंगा, पावर थ्योरम लगा दो। यहां पर जो है वो मेरे पास क्या है, 2t इंटू a2, और इसके लिए अगर मैं देखूं माइनस t इंटू a1। t और a2 परपेंडिकुलर है तो उसका तो कोई पावर नहीं आएगा, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी a1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2a2। ठीक है, a1 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2a2। ओके, सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले जो मैं एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशन से, मुझे t और n को तो डेफिनेटली एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो n को तो एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा आसान है, इसको पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा mg माइनस t माइनस म्यू इंटू n a2, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a1। तो mg माइनस t that will be equals to 2.5 ma2। That is what I can write। और दूसरा वो वाले इक्वेशन पे आ जाओ, क्या है वहां पर, 2t will be equals to 10 ma2 plus n।
n is nothing but ma2, ठीक है। सो 11 ma2। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें एक काम करना पड़ेगा, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू 2 कर दूं। तो ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू 2 करते हुए मेरे पास आ जाएगा 2mg विल बी इक्वल्स टू 5ma2 11ma2। तो a2 मेरे पास सिंपली आ जाएगा g/8, और वही तो इसका हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन है। और वर्टिकल एक्सीलरेशन a1 जो होगा वो मेरा 2a2 होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू g/4। a1 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू g/4। तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो मेरे पास आ गया है g/4, और वर्टिकल के रेस्पेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट जो करवाना है वो है हमारा h। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं h विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू g/4 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 8 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई g। सो दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली 2। तो t जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी √2 सेकेंड। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट के रिगार्डिंग सवाल जो है वो अब हमने चालू किए हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। मेरे एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ है, हमारे पास उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। तो यहां पर क्या है, मेरा ये कैपिटल M के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है मास स्मॉल m का, उन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब मैंने ये वाला सिस्टम को छोड़ दिया हूं, तो सवाल यहां पर ये है म्यू का हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि वो आपस में स्लिप हमारा ना करे। ठीक है, दैट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू नो। अच्छा, ऑब्वियसली बात है दोनों आपस में स्लिप नहीं कर रहा है, तो इसको मैं कंबाइंड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकता हूं, और इस डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी डायरेक्टली g sin 37, so that will be 3g/5। एंड हम जो करते हैं, लेट्स से गो इनटू इट्स फ्रेम। अब हम लोग इसके फ्रेम पे चले जाते हैं। तो अगर स्मॉल m को मैं एनालाइज करूं, अगर मैं स्मॉल m को यहां पर एनालाइज करूं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मेरे पास एक ऐसे mg लग रहा है। जो नॉर्मल है वो भी हमारा इस तरीके से लग रहा है, और हमें अलोंग द इंक्लाइन एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज 3mg/5 का। यहां पर हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वाले ब्लॉक का राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन पे एक का फ्रिक्शन जो है वो हमारा लगना पड़ेगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला एंगल जो होगा दैट एंगल इज सिंपली 37 डिग्रीज। तो इसको मैंने दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा n प्लस 3mg/5 इंटू साइन 37 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल्स टू mg। तो n का जो वैल्यू आ जाएगा साइन 37 अगेन 3/5, तो 9/25, तो n आ जाएगा मेरे पास 16 mg/25।
ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगा F, that will be 3 mg by 5 into cos 37 degree. So that will be equals to 12 mg by 25. And ये जो हमारा F है that must be less than or equals to mu into n. तो 12 mg by 25 must be less than or equals to mu into 16 mg by 25. So mu must be greater than or equals to 12 by 16. So mu must be greater than or equals to 3 by 4. mu का वैल्यू कम से कम 3 by 4 होना पड़ेगा, जो कि इनके बीच में आपस में रिलेटिव स्लिपिंग जो है वो ना हो। ओके दोस्तों, सिमिलर क्वेश्चन बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर m और 2m के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू स्टॉप द स्लिपिंग बिटवीन देम। तो सवाल ये है, ये वाले पोजीशन पे जो हमारा 2m है उस 2m का एक्सीलरेशन कितना होगा, एंड जो हमारा m और 2m के बीच में कांटेक्ट फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू हमारा कितना होने वाला है। 2m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2m के बारे में अगर हम ध्यान दें, क्या क्या लग रहा है फोर्सेस। यहां पर एक का 2mg तो लग ही रहा है, और यहां पर जो है उसका एक नॉर्मल कांटेक्ट लग रहा है यहां पर, ठीक है, और इसके अलावा यहां पर एक नॉर्मल कांटेक्ट लग रहा है। यहां पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन M वाला ब्लॉक जो है वो उसका राइटवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है मान लो, तो M के ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट पे लग रहा है, तो 2M के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो मेरा इस तरीके से राइट पर लगेगा, दैट विल बी F, और क्योंकि यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू, एंड इसका जो एक्सीलरेशन है E, वो एक्सीलरेशन E मेरा इस डायरेक्शन के अलोंग है। ये वाला जो एक्सीलरेशन A है वो मेरा मान लो इस डायरेक्शन के अलोंग है, ठीक है। तो इसका हम लोग अब पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दो, या तो सब कुछ को अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ लो, 2mg को तोड़ लिया, n को भी तोड़ लिया, और μn को भी तोड़ लिया। हमारे पास इस डायरेक्शन में इस तरीके से टूटेगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो हमारा फोर्स जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसके डायरेक्शन में क्या क्या है, 2mg cos 45, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में और क्या है, प्लस n 45 cos 45 या साइन जो भी है, आई डोंट केयर, प्लस μn, that will be equals to n1. That is the first equation that we can write. And दूसरा अगर हम ध्यान दें, ये वाले डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं लिखता हूं तो 2mg by root 2 प्लस n by root 2 minus μn by root 2, that will be equals to 2m into a. तो ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाएगा रिगार्डिंग दिस।
अब स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। स्मॉल m के ऊपर क्या क्या लगेगा? एक मेरे पास अपवर्ड लग रहा है mg, ठीक है, सॉरी क्या लिख बोल रहा हूं, अपवर्ड लग रहा है मेरे पास n, डाउनवर्ड लग रहा है मेरे पास mg, और इसके ऊपर मान लो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है f, जिसका वैल्यू है μn। और इसके कारण इसके पास दो एक्सीलरेशन है, एक लेफ्ट की तरफ जो है वो है मेरा a1 और राइट की तरफ जो है वो मान लो है a2। ओके, नाउ अच्छा a1 जो है वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, उसका वैल्यू तो लिटरली कुछ भी हो सकता है, लेकिन a2 पे डेफिनेटली एक कंस्ट्रेंट रिलेशन है, क्योंकि ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा वो तो हमारा इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसका एक्सीलरेशन a है जिसका दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस, तो a2 का जो वैल्यू होना पड़ेगा वो तो हमारा a/√2 होना ही पड़ेगा। a1 आई एम राइट नाउ नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान देना मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो mg माइनस n दैट विल बी इक्वल्स टू ma/√2। अच्छा ये वाला इक्वेशन मुझे प्रेटी यूजलेस लग रहा है, क्योंकि रीजन है यहां पर मुझे n1 तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है और यहां पर कोई एक्सीलरेशन का टर्म भी नहीं है। तो मैं जो काम का देख पा रहा हूं वो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन देख पा रहा हूं। तो इसको अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2mg प्लस 1 माइनस म्यू इंटू n 2√2 ma। And now I'm multiplying this equation by 1 minus mu, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 1 माइनस म्यू प्लस 2 mg that will be equals to ma/√2 1 माइनस म्यू प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। सो मेरे पास जो इक्वेशन आ रहा है उसमें mm तो काट के खुश हो जाओ, तो व्हाट आई हैव इज 3 माइनस म्यू इंटू जी इज इक्वल्स टू 5 माइनस म्यू इंटू a/√2, यानी एक्सीलरेशन a मेरे पास आ जाएगा √2g 3 माइनस म्यू by 5 minus mu. This is going to be the acceleration a of 2m. तो 2m का एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है, और 2m का एक्सीलरेशन जैसे ही आएगा तो ध्यान देना मेरे पास a2 का वैल्यू जो है वो a2 का वैल्यू भी तो आ जाएगा। तो कांटेक्ट फोर्स निकलने के लिए अब हम रेडी हैं। तो a2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी नथिंग बट a/√2, तो दैट विल बी g 3 माइनस म्यू by 5 माइनस म्यू। तो मेरे पास जो नॉर्मल आएगा, वो नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा, mg माइनस ma/√2 यानी ma2
3 minus mu by 5 minus mu. So that will be equals to 2 mg by 5 minus mu. ये हमारे पास नॉर्मल का वैल्यू आएगा। ये मेरे पास एक कांटेक्ट फोर्स जो है वो तो मेरे पास आ चुका है। एंड उसके बाद अगर हम कांटेक्ट फोर्स देखें तो एक तो हमारे पास μn है, दूसरा हमारे पास n1 है। तो नेट जो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स आएगा दैट विल बी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर n स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू n। ये हमारे पास आ जाएगा। तो नेट जो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा F, दैट विल बी 2 mg अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस म्यू। तो हम लोगों ने दोनों केस यहां पर कर लिए हैं, एक केस में जहां पर कोई स्लिपिंग नहीं था और दूसरा केस में जहां पर स्लिपिंग है। तो दोनों को हम किस तरीके से हैंडल किए हैं वो एक बार यहां पर ध्यान दे देना, राइट। ओके दोस्तों, क्या बोला है? मेरे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को मैंने एक रफ इंक्लाइन पे 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने अपवर्ड फेंका t इक्वल्स टू 0 पे, और मैंने 4 सेकेंड बाद देखा जो वो पार्टिकल जो है वो कोई एक दूसरा पॉइंट B पर है जो A से मेरा 5 मीटर ऊपर है, और वो हमारा मूव कर रहा है डाउन द इंक्लाइन 4 मीटर पर सेकेंड पर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो सवाल यहां पर ये है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द ब्लॉक केम टू रेस्ट एंड वी हैव टू आल्सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू म्यू। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा रेस्ट पर पार्टिकल आया था वो तो मेरा कहीं पर ऊपर आया था, एक पॉइंट C पर आया था, यहां से हमारा x मीटर दूरी पे, और t इक्वल्स टू t0 सेकेंड पर ये हमारा इस पॉइंट पर पहुंचा था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं A टू C का जर्नी देखूं, A टू C का जर्नी देखूं, जो मेरा रिटार्डेशन होगा दैट विल बी सिंपली g साइन थीटा प्लस म्यू g इंटू कॉस थीटा। और ये हमारा t0 सेकेंड पे जाके रुक गया है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो 10 इज इक्वल्स टू 10 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू t0। तो t0 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 1 प्लस साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस थीटा। और फिर C टू B जर्नी के दौरान, C टू B जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा दैट विल बी g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो स्पीड जो एक्वायर किया है वो 4 किया है, तो 4 इक्वल्स टू 10 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4 माइनस t0। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो 4 माइनस t0 की जो वैल्यू आएगी दैट 4 माइनस t0 विल बी इक्वल्स टू 2 by 5 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा।
सो दीज आर द टू रिलेशंस, एक टी नॉट मैंने निकाल रखा हूं और एक 4 माइनस टी नॉट में निकाल रखा हूं। देखते हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, वो तो बात की बात है। अच्छा, टोटल एसीसी वो हमारा एक्स मीटर गया है, तो एक चीज तो मैं लिख सकता हूं, जो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर, 100 माइनस 20 इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स। और यहां से यहां वापस आने के दौरान तो 16 विल बी 0 स्क्वायर प्लस 20 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू 4 माइनस एक्स। ये हमारे पास दो रिलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मेरे पास x जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 बाई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सॉरी, मैं 4 माइनस एक्स क्यों लिखा पता नहीं, मैं पागल हो गया हूं। x माइनस 5, सॉरी, x माइनस 5 और x माइनस 5 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 15 बाई 20, यानी 4 बाई 5 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो मैं यहां पर x और x माइनस 5 के बारे में ये जो है वो भी लिख सकता हूं। तो यहां पर जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो सारे इंफॉर्मेशंस का मैं यहां पर इस्तेमाल कर चुका हूं। इसके अलावा और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो तो हमें नहीं दिया हुआ है। अच्छा, 1 बाई इसका वैल्यू जो है वो है मेरे पास टी नॉट, तो मैं लिख सकता हूं जो x जो होगा दैट विल बी 5 टी नॉट, और इसका जो वैल्यू है वो मेरे पास है 4 बाई 5 into 1 by this, that is 5 by 2 4 minus t naught, यानी x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 5 t naught एंड x माइनस 5 की जो वैल्यू होगी दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2 t naught। राइट, वी आर डन प्रेटी मच। x को एलिमिनेट कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 t नॉट माइनस 5 दैट विल बी 8 माइनस 2 t नॉट, तो t नॉट विल बी 13 बाई 7 सेकेंड्स। तो ये जहां पर स्टॉप होगा वो हमारा होने वाला है 13 बाई 7 सेकेंड्स पर। एंड इसके बाद जो है हमें म्यू का वैल्यू निकालना है। म्यू का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बाई टी नॉट दैट इज 7 बाई 13 और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कितना आ जाएगा 2 बाई 5 इंटू 4 माइनस टी नॉट, सॉरी, इंटू 4 माइनस टी नॉट।
तो ये हो जाएगा 52 माइनस 45, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/5 इंटू 45/13। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1/T0, 7/13, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, पहले सही लिखा था, 4 माइनस T0, ठीक है, 13/7। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ओके, सो ये हो जाएगा 28 माइनस 13, दैट विल बी इक्वल्स टू 15, ऊपर 7 है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 14/75, ठीक है। एंड सिंपली वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट वैल्यूज, तो यहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको आगे फर्दर कंप्यूट नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गंदा है। तो मेरे पास 2 म्यू कॉस थीटा जो है, दैट 2 म्यू कॉस थीटा विल सिंपली कम आउट टू बी 7/13 माइनस 14/75, एंड यहां पे कंप्यूट करो, यहां से हमें म्यू का वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा बाय द वे, थीटा को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे? यहां पर मैं उसके बाद डायरेक्टली अगर मैं ध्यान दूं तो इसको मैं अगर ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 2 साइन थीटा जो है उसका भी तो वैल्यू आ जाएगा, दैट विल बी 7/13 प्लस 14/75। साइन थीटा का वैल्यू लो, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा गंदा कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर ये वाला पार्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एनालिसिस किस तरीके से करना है वो समझ में बस आ जाना चाहिए। मेन इसका ब्यूटीफुल तरीका जो है वो है जल्दी से मेरा T0 निकालने का। बहुत सारे लोगों में यहाँ पे ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है, बट दैट इज द मोस्ट एलिगेंट वे ऑफ डूइंग द कैलकुलेशन। लुक एट इट एंड बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट? ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दो। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका म्यू है 0.5 और यहां पर एक 60 kg का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर एक 40 kg का बंदा है। वो 40 kg का बंदा हमारा यहां पर 40 kg का बंदा है जो कि प्लेटफॉर्म पे इस डायरेक्शन में दौड़ के नीचे उतर रहा है। वो इस तरीके से दौड़ रहा है जो कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो मूव नहीं कर सकता है। अगर बंदे का मैक्सिमम एक्सीलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है तो बंदा जो है वो कितना एक्सीलरेशन के साथ नीचे जा रहा है उस चीज के बारे में हमें कमेंट करना है। ओके, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास यहां पर 60 kg का ब्लॉक है, ये 60 kg का ओवरऑल अगर मैं इस चीज को देख लूं, मेरे पास नेट जो मास हो जाएगा वो मेरे पास 40 किलो होगा, 100 किलो होगा। तो मेरे पास नेट जो नॉर्मल आ जाएगा वो नेट नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू जी इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो दैट विल कम आउट टू बी 800 न्यूटन। तो नीचे वाले पॉइंट का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी सिंपली इक्वल्स टू 400 न्यूटन। ठीक है, जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 400 न्यूटन, राइट? अच्छा, इसका जो वजन लग रहा है वो कितना लग रहा है? इसका जो वजन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 60 इंटू 10 साइन 37
तो कितना हो जाएगा 26, तो यहां पर 26 360 न्यूटन। ठीक है, इसका वजन जो है वो है मेरा 360 न्यूटन। और यहां पर जो एटमैक्स फ्रिक्शन लग सकता है वो है मेरा 400 न्यूटन। तो ध्यान दो, यहां पर अगर 400 न्यूटन मेरा, इसका बैकवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी, इस तरफ गिरने का टेंडेंसी है, पीछे की तरफ मेरा 40 लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये 60 किलो का ब्लॉक के बारे में अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला डायरेक्शन में 360 लग रहा है, पीछे की तरफ F लग रहा है, और बंदा जो है वो हमारा इस तरीके से दौड़ते हुए आ रहा है, इस तरीके से दौड़ते हुए आ रहा है। तो बंदे के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा मान लो, तो इसके ऊपर यहां पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इसको F डैश बोल दो। दिस F इज लेस देन और इक्वल्स टू 400 न्यूटन, तो दिस थिंग विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो बंदे के ऊपर जो मैक्सिमम पॉसिबल हमारा फोर्स लगेगा, दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 न्यूटन। तो बंदे के बारे में अगर मैं देखूं, इस डायरेक्शन में उसके ऊपर कितना लग रहा है, 40 इंटू 10 इंटू 3/5। यहां पर इस डायरेक्शन में अगर मैं mg वाला कंपोनेंट देख लूं तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 यानी 400 इंटू 3/5, सो दैट विल बी 240 न्यूटन। ठीक है, सो यहां पर मेरे पास है 240 न्यूटन, और इसके ऊपर पीछे की तरफ लगेगा F डैश, और यहां पर इसका एक्सीलरेशन है A। इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है वो है मेरा A। सो 240 माइनस F डैश इज इक्वल्स टू 40A। सो एक बात तो निश्चित है, 40A will be greater than or equals to 240 minus 40, क्योंकि F डैश का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 40 है। उसी को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बंदे का जो एक्सीलरेशन होना चाहिए वो तो मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट मिनिमम तो होना ही पड़ेगा। दैट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन द मैन कैन हैव। अच्छा, ध्यान दो, क्या बंदे का लोअर हायर एक्सीलरेशन पॉसिबल है? लेट्स सी, शायद पॉसिबल होगा। क्या है? मान लो हमारे पास एक्सीलरेशन में ले लेता हूं एक बार के लिए, सपोज करो जो हमारा F डैश है दैट इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, यानी नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द मैन। ठीक है, तो इन दैट केस अगर बंदे पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है तो यहां पर 240 है, एक्सीलरेशन मेरे पास A है, तो मेरे पास A जो सिंपली यहां पर आ जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A अगर 5 से 6 के बीच में लगे तो फ्रिक्शनल फोर्स सीधी जैसे मैं दिखाया हूं वैसे ही लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू जो होगा वो हमारा लिमिटिंग वैल्यू से डेफिनेटली कम होने वाला है। एंड यहां पर जो हमारा एक्सीलरेशन होगा
5 से 6 के बीच, 5 तो मिनिमम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 5 से ज्यादा डेफिनेटली हो सकता है। 6 पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसका मैक्सिमम बाउंड पे देखते हैं। तो सपोज A इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो हमारा सेल्फ एडजस्टिंग है। तो ध्यान दो, यहां पर 240 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी तो ऐसे ही 40 लगना पड़ेगा। तो ये हमारे पास A हो जाएगा। एंड ये वाला A जो है वो हमारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और यहां पर अगर मैं नीचे वाला प्लेटफॉर्म को एनालाइज करूं तो नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे ध्यान दो, यहां पर इस डायरेक्शन में 360 लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अब इसके ऊपर लगेगा 40। तो यहां पे जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, दैट विल बी 360 माइनस 40, दैट विल बी 320 न्यूटन, और वो भी तो हमारा 400 न्यूटन से कम ही है। तो ये एक्सीलरेशन भी पॉसिबल है। तो ध्यान देना, मैन कैन हैव एनी एक्सीलरेशन where A belongs to 5 meter per second square to 7 meter per second square. Man can have any acceleration A belongs to 5 meter per second square to 7 meter per second square. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक प्लैंक है ऑफ मास m, जो दो स्मूथ हमारा इस तरीके के सपोर्ट पे रखा हुआ है। जो प्लैंक है वो हॉराइजॉन्टल के साथ हमारा अल्फा एंगल बनाता है जी, हमारा इस डायरेक्शन पे है। इसके ऊपर एक बंदा है जिसका मास है मेरा स्मॉल m। बंदा और प्लैंक के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, जो कि किसी भी हालत पे बंदा हमारा स्लिप नहीं करेगा। तो बंदा जो है वो कितने एक्सीलरेशन के साथ विथ डायरेक्शन चलना चाहिए जो कि प्लैंक हमारा स्लिप करके ना निकल जाए। बाकी प्लैंक का वर्टिकल डायरेक्शन तो देखना नहीं है, वो तो यहां के नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग है, वो अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो अगर मैं प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम पे देखूं, along the length of the plank, एक तो मेरे पास इस तरफ लगेगा mg साइन अल्फा, और उसको काउंटर करने के लिए यहां पर हमारा एक फ्रिक्शन लगेगा F। और फ्रिक्शन ऐसे लगने पर ये हमारा स्टॉप हो सकता है। ये फ्रिक्शन जो लग रहा है वो बंदा और प्लैंक के बीच में लग रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो लगेगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg साइन अल्फा। तभी तो हमारा ये प्लैंक स्टेशनरी रहने का सवाल पैदा भी होता है। अब बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन अगर हम देखें तो बंदे के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज नथिंग बट mg इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और फ्रिक्शन इसके ऊपर अपवर्ड लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगा F, that will be equals to mg sin alpha like this। तो along the length इसमें तो केवल दो ही फोर्स है, तो बंदे को डेफिनेटली नीचे की तरफ ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं m इंटू a मस्ट बी इक्वल्स टू
कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इंटू साइन अल्फा, तो A हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m g साइन अल्फा. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन must move down the incline. It must move down the incline. तो डाउन द इंक्लाइन इतनी एक्सीलरेशन से मूव करना पड़ेगा क्योंकि प्लैंक हमारा स्टेशनरी रहे. ओके दोस्तों, तो ये है मेरा 3 ब्लॉक ए बी सी. ए का मास है 8 kg. ए जो है वो हमारा ये वाला है, वो हमारा एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. म्यू है मेरा 0.5. बी का मास है 6 kg. ठीक है, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. ये इंक्लाइन के ऊपर है, जहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है साइन इनवर्स 2/5. और यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक सी है जिसका मास है m kg. तो सवाल यहां पर ये है, we have to find the value of m such that b does not accelerate, and we have to also find the m max for which the a does not accelerate. ठीक है, तो किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे? ध्यान दो, यहां पर इस वाले धागे पे अगर मैं टेंशन को T मानता हूं तो ये T है, तो ये मेरा 2T है, ये भी मेरा 2T है, और ये मेरा 4T है. ठीक है. अच्छा, फॉर B to not accelerate, T का वैल्यू जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mbg इंटू साइन थीटा. यानी टेंशन की वैल्यू जो आनी चाहिए, m जो है वो है मेरा 6 इंटू 10 इंटू 2/5, so that will be equals to 24 न्यूटन. ठीक है. अच्छा, क्या आप देखना पड़ेगा जो क्या A मूव कर सकता है या नहीं. टेंशन ऑन A मेरे पास कितना हो जाएगा? 48 न्यूटन. और A के ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.5 इंटू 8 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन. तो ऑब्वियसली बात है, टेंशन जो है वो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है. तो एक बात तो निश्चित है, A does move. अच्छा, A मेरा मूव करेगा ही करेगा. टेंशन का वैल्यू तो वो फिक्स है, वो तो मेरा डेफिनेटली टेंशन का वैल्यू B को अगर मूव नहीं कराना है तो टेंशन का वैल्यू तो 24 न्यूटन पे रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो A तो हमारा मूव करेगा ही करेगा. A के बारे में अगर हम ध्यान दें तो इस तरफ पीछे की तरफ 40 लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां पर इस तरफ 48 लगेगा. तो A का एक्सीलरेशन मेरा इस तरफ A1 होगा. तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो 8A1 विल बी इक्वल्स टू 8. तो A1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A1 जो हमारे पास आएगा A का, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, पावर थ्योरम पर जल्दी से लगा दो. 2T इंटू A1 AA, AC का डायरेक्शन को मैं डाउनवर्ड माना हूं, प्लस माइनस 4T
इंटू AC, ठीक है, और B का भी मैं डाउनवर्ड माना हूं, -T इंटू AB, दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी 2AA 4AC plus AB. That is a general constraint relation that is always applicable. तो अब बोला है जो मेरा B को एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो ये वाला टर्म 0 है, तो AC will be equals to AA by 2. That will be 0.5 meter per second square. So, ध्यान देना, जो मेरा C ब्लॉक है उस पर तो मेरा 40 लग रहा है, यानी ऊपर लग रहा है 96, डाउनवर्ड लग रहा है mg, इस कारण पे वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सिंपली जो मैं लिख सकता हूं दैट इज mg minus 96 m into 0.5, right? So 9.5 m 960 by 95 kg, दैट इज द वैल्यू ऑफ m, जिसके कारण हमारा b जो है वो किसी भी हालत पर मूव नहीं करेगा। ओके, सो नाउ यहां पर ध्यान दो, अब a के लिए क्या बोलेंगे। नाउ फॉर a टू डज नॉट मूव, a के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो डेफिनेटली हमारा 40 न्यूटन से कम होना चाहिए, क्योंकि उसका लिमिटिंग वैल्यू हमारा 40 न्यूटन है। तो हम सिंपल सी बात है बोल सकते हैं 2t मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 40 न्यूटन, तो t मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो मान लो उस टाइम पे C डाउनवर्ड मूव कर रहा है, B हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, तो B का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पर लग रहा है T, यहां पर लग रहा है 24, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है मान लो AB से, तो जो मैं लिख सकता हूं दैट इज T माइनस 24, दैट विल बी इक्वल्स टू 6AB। और वहीं पे अगर मैं C का ड्रॉ करूं, ऊपर लग रहा है 40, नीचे लग रहा है mg, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है AC से, तो मैं लिख सकता हूं mg माइनस T, 40 m इंटू AC। और पावर थ्योरम में बस जल्दी से लगा दो, तो हमारे पास T इंटू AB विल बी माइनस इक्वल टू 40 इंटू AC, तो AB जो हमारे पास है वो है 4 इंटू AC, तो इसको मैं लिख सकता हूं 24 AC। तो टेंशन से मुझे मतलब है, AC से मुझे मतलब है नहीं, तो मैं AC को जो है वो इक्वेट कर दे रहा हूं, तो मेरे पास आ जाएगा T बाई 24 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू G, दैट इज 10 माइनस 4T बाई M। So what I have is T by 24 plus 4T by M equals to 11। ये हमारे पास आ जाएगा। तो T अगर मैं 20 न्यूटन पुट करूंगा वो मेरा लिमिटिंग कंडीशन होगा, तो M मेरा पुट हो जाएगा M मैक्स, तो 20 by 24 प्लस 80 by M मैक्स
equals to 11 to 80 by m max. 11 minus 5 by 6, 61 by 6. That is what we are getting. तो हमारे पास m maximum की जो वैल्यू आ जाएगी that will be 480 by 61 kg. So that is the maximum value of m that we can have such that our A does not move. Okay.